We are at the 605. 65. Sure, cut, sir. Today's our topic is, as reflected into this agenda, Supreme Court jurisdictional analysis. This is the focus part where we will focus ultimately and thoroughly. But the main thing what we want to differentiate it with Supreme Court jurisdiction, there is a general jurisdictional analysis. अब जनरल जुरिडिक्शनल एनालिसिस की बात जब हम करते हैं, वहां पे कई तरीके की बातें आती हैं और उसमें आता है व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, आखिर अंतर क्या है? एक बड़ा सवाल है जो हम लोगों के दिमाग में हमेशा आता है और परेशान करता है और कई बार अनआंसर्ड चला जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन? कहाँ ऑर्डिनरी लिखना है और कहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना है और क्यों लिखना है, ये हम लोगों को आज एग्जामिन करना है. Now, another point we will discuss the difference between the expressed and inherent jurisdiction. And then finally we will attempting to find out the difference between court of record and court of last resort, that is the Supreme Court. Last resort is not complete. This is the last resort for litigant or for litigation. Then we will try to understand. मैं एक बात बोल रहा हूं कि we will try to understand, मतलब ये है मैं इसके लिए कोई रेफरेंस में लेकर के आपको नहीं जाऊंगा. हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और डिस्टिंक्शन समझने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग पूरी तरीके से रेफरेंस के साथ एंटर करेंगे और इन सारी चीजों को समझेंगे. बट राइट नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और बिना इस क्लास इस इंटरेक्शन सेशन में यदि हम लोग इस डिफरेंसेस को समझने में फेल हो गए तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी फेलियर है. और इस डिफरेंसेस को यदि हमने समझ लिया और क्लैरिटी इसमें ले आई तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में किसी भी पेपर में हमें कोई बाधा नहीं आनी. और यही पूरा टॉपिक अगले 2 सेशन तक कंटिन्यू करेगा, मतलब दिस सेशन एंड नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेगा. पॉइंट ये है, एवरीवन नोज हियर व्हाट इज कोर्ट. मतलब हम लोग कई बार सुनते हैं ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत. ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा थ्रू आउट आता रहता है. बट कैन बी थॉट ओवर इट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग ऑल? इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट? If any, then up to what extent? And we also try to understand the nature, scope and ambit and limitation of all these things. And most importantly, we will again try to understand जो आप लोगों ने शुरू से एक्सरसाइज किया है, समझा है, ओरिजिनल, एपलेट, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस क्या.
विदाउट एनी डिफरेंस, मतलब हम उसमें सेक्शन में नहीं जाएंगे। ये जो पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, विदाउट रेफरिंग एनी डॉक्यूमेंट्स, वी विल जस्ट डिस्कस विथ आवर अंडरस्टैंडिंग। एक आम भाषा में इनमें क्या अंतर होता है उसको हम समझने का कोशिश करें, सो दैट कि हम उसको अडॉप्ट कर लें क्लियरली। देन वी विल clearly trying to understand the Supreme Court jurisdiction की एनालिसिस क्या, सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction. So all the points 1 to E what I discussed here, it is for the general purpose, not specifically for the Supreme Court. This is applicable to entire adjudication system. But the second point is exactly focused point on the Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है, दीज आर द इनहेरेंट जुरिडिक्शन, रेफरेंस जुरिडिक्शन। ऑर्डर यहां सिग्निफिकेंट नहीं है, पॉइंट सिग्निफिकेंट है। ऑर्डर मैंने जो बहुत ही साइलेंट है उसको सबसे पहले रखा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लेट जुरिडिक्शन, which is Article 136. Extraordinary, I'm just again explaining and I'll come back to that particular point. Inherent jurisdiction of Supreme Court, which comes through under Article 129, 142. Read with Article 142 of the Constitution of India. Reference jurisdiction, there are so many articles are involved, including primarily Article 143 of the Constitution of India, और भी कई आर्टिकल हैं, इवन स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी है, वेरी सून वी विल डिस्कस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लेट जुरिडिक्शन, कैन एनीवन बिलीव दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन भी और एप्लेट? ओरिजिनल तो समझ में आता है, बट दिस इज देयर द आर्टिकल 136। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, we have Article 32, we have Article 226, but for the purpose of Supreme Court it is only Article 32, which is also fundamental right, which is also part of basic structure doctrine and which is also known as the plenary. Then again comes with the constitutional jurisdiction. And after that, we will discuss constitutional, civil and criminal appellate jurisdiction. मैंने इनको क्यों डिस्टिंक्शन रखा है? क्योंकि E and F पॉइंट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड सिविल ऑब्लिक क्रिमिनल एप्लेट जुरिडिक्शन. So once I will talk about the constitutional jurisdiction, constitutional appellate jurisdiction, sorry, then it comes under Article 132. क्यों डिस्टिंक्शन पे मैं आऊंगा, और जब मैं ये डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल एप्लेट जुरिडिक्शन, देन it will come the Article 133 and Article 134. And of course, there are a lot of statutory, civil, criminal, appellate jurisdiction. So, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे elaborately. And after that,
we will come and discuss this analysis of Article 145. Read with Supreme Court rules. यहाँ 3013 लिखा गया, it should be 2013. ये करेक्शन थोड़ा करना जरूरी है. Now, after that we will discuss the structural analysis of Supreme Court rules 2013. और स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो लास्ट टाइम हमने किया था, संतोष मैम अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को कि कैसे समझा जाए कौन सा आर्टिकल कहां पर है. इट वाज द मैजिक ऑफ स्टार्ट 1 to 3 एंड इट वाज द मल्टीपल ऑफ 8. डिड यू रिमेंबर मैम? यस सर, आपने करवाया था ये सर. तो वो स्ट्रक्चर मतलब कैसे सुप्रीम कोर्ट रूल्स है उसको कैसे याद रखें, कौन से कोड में कहां क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Then we will discuss some important articles, that is Article 32 to 26, Article 129, read with Article 142, Article 136 especially, Article 139A, read with Section 25 and 406 of CRPC, and Article 136. This 5 point is much more important for the purpose of ड्राफ्टिंग ऑल्सो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से हम रिवीजन रेमेडीज रिस्टोरेशन प्रोसेस से यहाँ पे रेमेडियल प्रोविजन. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और सारे चीज को पढ़ते समय वंस वी विल स्टार्ट रेमेडियल प्रोविजन ऑफ लॉ, we must consider कि इसके अंदर which part is substantial part, which part is the conditional part, which part is the procedural part, and which part is jurisdictional part, which part is remedial part. And we will try to understand कि कहाँ इसको कैसे use करना है in our papers, AoR exams. So we can say finally and ultimately I will focus on all these 5 points for the purpose of paper 1, especially paper 1 and paper 2. इसके लिए we already discussed the Article 141. Something is left, and that part is left, the pattern SCR head notes pattern analysis. वो पार्ट अभी बचा हुआ है. We will enter into them. But now I'd like to share with you another document which is called the handbook. उससे काफी कुछ क्लैरिटी मिलती है. मैं थोड़ा कैटेगराइज कर दूं so that कि मुझे वो एंटर करना आसान. ये सुप्रीम कोर्ट के हैंडबुक्स का कुछ एक्सट्रैक्ट है. दिस इज अराउंड 17 पेजेस. 18 यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द मेन पेज. मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू होना चाह रहा हूं सो दैट कि देखिए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, दिस इज द हैंडबुक. इसके लिंक हमने दे रखे हैं ऑलरेडी फर्स्ट टाइम उसके साथ. हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिशियल प्रोसीजर्स 2017. I would like to discuss only chapter 2 and 3. ये मैं क्लैरिफाई कर दूं. Today we will go through only chapter 2 and chapter 3. चैप्टर 2 को हम शुरू करते हैं. इसको पहले कंक्लूड ही कर ले सो दैट कि थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें सो दैट कि हम लोग ये ब्रेन में सेट रहे कि कहां और कैसे करना है. Once we are talking about the appellate jurisdiction of Supreme Court, जरा ध्यान से देखिए. appellate jurisdiction में यहाँ पर अपील परमिटेड अंडर आर्टिकल
132, 133 and 134 of the Constitution of India read with Order 19 and 20. Next is appeal arising out of statutes or any other law for the time being in force. So this is the appeal provided by the statutes, and this one is appeal permitted under Constitution. Now जब भी हम आंसर लिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज को थोड़ा इंटैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल फोकस ऑन विच वर्ड वी आर चूजिंग. यहां पर आप देखिए अपील परमिट्स अंडर आर्टिकल, ये वर्ड यूज किया परमिट्स. आई एम फोकसिंग ऑन परमिट्स. मैंने जो लिखा था फर्स्ट टाइम वो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल अपील. बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन ये पता चला कि ये बड़ा ही अनफिट एंड एबनॉर्मल जैसा वर्ड है, ये ठीक नहीं. सो प्लीज आप लोग ऐसे वर्ड्स को यूज करने से बचें. सो ऑलवेज ट्राई टू पिक अप सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, तो वो एक अलग रिफाइनमेंट की तरफ ले जाता है. तो एपलेट जुरिडिक्शन अपील परमिट्स under articles 132, 133 and 134 of the Constitution, read with order 19 and 20, and appeal arises out of statutes. Now appeal, यहां पर एक और कैटेगरी रखा हुआ है थर्ड, appeal under section 2 of the Supreme Court enlargement of the Criminal Appellate Jurisdiction Act 1970, and read with order 20 of the rules. एक और टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, कैटेगराइजेशन है, अपील अपॉन ग्रांट ऑफ एसएलपी. सो तो 136 में अपील नहीं है, देन व्हाट, क्या है? दिस इज परमिशन टू फाइल अपील, परमिशन टू ग्रांट अपील, एंड सो फोर्थ. ये डॉक्यूमेंट कैटेगराइज किया हुआ है एपलेट जुरिडिक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपलेट जुरिडिक्शन which is 136, original jurisdiction, (32), 131, 139A1, 139A2, 25, 406 and these two. बेटर ये है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर जाने से पहले एग्जैक्टली मैं वापस अपने स्लाइड पे आऊं, सो दैट मैं थोड़ा सा एंटर कर पाऊंगा. नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन. थोड़ा डिस्कशन मोड में एंटर करते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है. What is this extraordinary? उससे पहले उसको जरा आप समझिए. ऑर्डिनरी मीन्स व्हाट? A complete course of action to reveal remedy. Complete course of action is available with us. यदि कोई क्रिमिनल एक्ट होता है
उस एक्ट को एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेशन ने सर्टेन स्टैट्यूट्स बना रखा. आउट ऑफ देम इज द CRPC and IPC, and so many acts are also there. Simultaneously, there is one more article provision, article is there, that is called Article 22. Even also 256, 250, 245, these are also articles are there, जो ये कहता है कि लेजिस्लेशन में शेड्यूल लिस्ट 1, लिस्ट 2, कंकरेंट लिस्ट, ये सारे लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट हैं. सो ये डिवाइड किया हुआ है कि कौन से बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस लेजिस्लेशन क्या ड्यूटी असाइन किया हुआ है और वो क्या डोमेन है उनका, वो क्या कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, उन्होंने एक्सरसाइज करके दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करके उन्होंने स्टैट्यूट्स बनाया, एंड दैट इज नेम्ड एज मकोका, जो स्टेट एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश, दीज आर द क्रिमिनल पेनल प्रोविजंस, CRPC, IPC. CRPC is the procedure for realize that objective which is narrated into the substantial act. जैसे 302 में कहा ना कि जो भी मर्डर करेगा उसके लिए सर्टेन प्रोविजन है, या तो लाइफ और डेथ. लेकिन कैसे? अब मर्डर हो गया, कैसे और कौन किया ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए कंप्लीट प्रोसीजरल सेट लिखा हुआ है, दैट इज CRPC. उसके वजह से एक पुलिस का सिस्टम बनाई गई जो इन्वेस्टिगेट करेगा. कोर्ट का सिस्टम बनाया गया एज पर नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द क्राइम. एक म्युनिसिपल ये MM कोर्ट होगा, CJM कोर्ट होगा, फिर उसके ऊपर ACJM सेशन कोर्ट होंगे, ADJ कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा. तो ये सारा एक स्ट्रक्चर सिस्टम बनाया गया प्रोसीजरल के लिए. देन वहां जजेस होंगे, जजेस के राइट्स एंड ड्यूटी होंगे, प्रोसिक्यूशन होगा, सबके राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज और इवन क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है, बॉर्डर लाइन सबके सेट किए. दीज आर द ऑर्डिनरी कोर्स. क्योंकि उसके लिए प्रोसीजर सेट है, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं. समटाइम्स सर्टेन ऑब्जेक्टिव आर देयर, बट कैसे उसको अचीव करें वो नहीं है. This is the one parameter to say extraordinary. और जब प्रोसीजर सेट होंगे then certainly सारे अथॉरिटीज के जुरिडिक्शन भी सेट होंगे, पावर भी सेट होंगे. This is the very obvious event. और वो उसी पावर के दायरे में वो अपना काम करेगा for that particular purpose. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. But sometimes एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाएगा जहां वो जरूरत है कि आप ब्रह्मास्त्र यूज कीजिए. यानी एक ऐसा पावर है जो एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपको यूज करने की जरूरत है. और वो पावर जो होगा निश्चित रूप से समथिंग एक्सेप्शनल होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा. सो एज इन व्हेन वी आर इन्वोकिंग दोज एक्सेप्शनल पावर फ्रॉम द अथॉरिटीज, इनके पास वो है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब फॉर एग्जाम्पल हम अपने गॉड और भगवान के स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी जी और ये और वो, बहुत सारे कैटेगराइजेशन है. लक्ष्मी जी के पास लोग पहुंचते हैं किस लिए?
नॉर्मल कोर्स में चलो हम पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स में आपसे एक्सपेक्ट है कि प्लीज ब्लेस अस। सरस्वती जी हैं, तो whenever the concern about the knowledge, शिव शंकर है, जहां पर वो त्रिशूल है उनके साथ ब्रह्मास्त्र, उसमें इतनी पावर है कि पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय। सो दिस इज द पावर विच इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत सारे इवेंट्स हैं, दुर्गा जी की बात करें तो उन्होंने राक्षसों का संहार किया था, और बहुत सारे ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, लक्ष्मी से, हर जगह से वो पावर इनहेरिट किया था। So many mythologies what we have regarding superpower, exceptional power which is required in exceptional situation, extraordinary situation. तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन की बात जब हम करते हैं, ये जुरिडिक्शन सारे अथॉरिटी को नहीं है। दिस इज assigned to certain authorities, assigned by constitution and as well as this statutes also procedural especially। अब मैं जरा एक्सप्लेन करूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है क्या, एंड अदरवाइज मेन कोर्स में जो जुरिडिक्शन है वो ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। यदि मैं सीआरपीसी की बात करूं और सीपीसी की बात करूं, फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, सीपीसी की बात करूं, देन इसका सेक्शन 151, एंड सीआरपीसी की बात करूं देन सेक्शन 482, which is almost little bit confusing for everyone. When we can invoke these two sections, is this the ordinary ordinary power granted to the authority at these two sections? This is called inherent jurisdiction, inherent power of the court. One is for the civil, another is for the criminal. So this is mainly extraordinary power, क्योंकि इसको कब यूज करना है। यदि हम 482 की बात करें तो इसका यूज हम कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दिस 482 टू पोस्ट एफआईआर, यानी एफआईआर जो कि पूरे प्रोसीडिंग्स के जेनेसिस है, उसको आप पोस्ट कर दीजिए, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस ही खत्म कर दीजिए। Isn't it? Is this not an extraordinary? किस सिचुएशन में उसको यूज करते हैं? सिचुएशन इज स्पेसिफाइड देयर। सिचुएशन में आप देखेंगे तो व्हेन अब्यूज ऑफ प्रोसेस, तब आप उसको इन्वोक कर सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस। So these are the extraordinary jurisdiction awarded to usually appellate courts or courts. This is interconnected with the inherent jurisdiction. उसके पहले मैं थोड़ा सा और पॉइंट बी पर आऊं और उसको डिस्कस करूं। तो what is the difference between the expressed and inherent jurisdiction? आप जब सीआरपीसी देखें, सीआरपीसी में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट है फॉर द सिविल लॉयर एंड क्रिमिनल लॉयर एंड एवरीवन, सबके हाथ में होता है। हर एक अथॉरिटी के जुरिडिक्शन एंड पावर बिल्कुल इन वर्ड्स एक्सप्लेन किए हुए। आप कोई भी सेक्शन उठा करके देख लें, क्लियर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग जुरिडिक्शन, रिगार्डिंग पावर ऑफ द कोर्ट, एमएम कोर्ट हो, सीजेएम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, ईडीजे कोर्ट हो,
मैं मिक्स करके सीआरपी से सीपीसी दोनों की बात कर रहा हूँ। और इवन आपका मैट्रिमोनियल कोर्ट हो, स्टैट्यूट्स के थ्रू इनके पावर और जुरिडिक्शन को फिक्स किया गया है और एक्सप्रेसली रेफर किया गया है कि क्या है इनके पावर। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सप्रेस्ड पावर। और यदि एक्सप्रेस्ड पावर के अलावा यदि कुछ होता है, उसको हम ये कह सकते हैं विच इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड इनटू द प्रोविजन ऑफ लॉ, बट देयर आर, दैट इज कॉल्ड assumed or presumed or implied पावर और जुरिडिक्शन हम उसको कह सकते हैं। कुछ जो कोर्ट ऐसे हैं जिनको ये एज्यूम, प्रिज्यूम और इम्प्लाइड पावर अवॉर्डेड, व्हिच इज बियॉन्ड फ्रॉम एक्सप्रेस पावर। और इसी चीज को हम कहते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं द इनहेरेंट पावर। Am I clear to distinction between the inherent power and expressed power? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, मैं थोड़ा और बकवास करना चाहता हूं इसको समझने के लिए। अब जरा समझिए, सर्टेन पावर एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि लिटिगेशन के अंदर एक प्रॉब्लम ये है, एक इशू आ गया है कि एक मैटर में सर्टेन पावर हमको चाहिए इस पर्टिकुलर पार्ट को रिजॉल्व करने के लिए एज ए कोर्ट, ठीक है, एंड वो पावर सर्टेन पार्ट इज मिसिंग। यदि हमारे पास इनहेरेंट पावर नहीं है, तो वो जो रिक्वायर्ड पावर है टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कैसे आएगा मेरे पास? और उसके बगैर आगे होना नहीं। So what we do, what is the option before us? What we do, either we wait for the parliament की enable, मुझे वो एक्सप्रेसली आप अमेंड करके दो वो पावर, तब मैं आगे प्रोसीड करूं, या फिर कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो उसको रिजॉल्व करके दे, बताए कि हाँ इसका इस कंडीशन में तुम ये पावर लो, तुमको दिया, इसका ये मतलब निकल जाता है। दैट इज आई एम इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द हायर कोर्ट और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो इंटरप्रेट करेगी, जिनको इंटरप्रेट करने का पावर मिला हुआ है। एंड तीसरा, या फिर आप मुझे ही इनहेरेंट पावर दे दो सो दैट आई कैन जनरेट माय ओन पावर, जुरिडिक्शन, टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू जो अटका पड़ा हुआ है। मैंने तीन ऑप्शन फाइंड आउट किया, इमेजिन किया। वन इज वेट फॉर द पार्लियामेंट टू enact, another there is certain authority यानी हायर कोर्ट हो जहां पर जिनके पास ये पावर हो और वो हमें दे, या फिर आप मुझे ही पावर दे दीजिए कि मैं ही अपने लिए पावर एज्यूम करूं। जिनके पास इनहेरेंट पावर होता है, जिस कोर्ट एंड जुरिडिक्शन के पास इनहेरेंट पावर हो, उनके पास एक्सप्रेस्ड जुरिडिक्शन के अलावा इम्प्लाइड जुरिडिक्शन भी। इम्प्लाइड जुरिडिक्शन वो जुरिडिक्शन है which they can create for their own to solve the particular problem, or for their own their subordinates. They can interpret and let down, interpret the statutes, interpret the constitution, and let down regarding that particular jurisdiction. Am I clear up to this point, or is there any confusion? Clear, sir. Clear, sir. ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं बार बार कोशिश हूँ कि ये समझाने का कोशिश करूँ। लेकिन जहां एक्सप्रेस पावर
अनजुरिडिक्शन की बात होगी और इनहेरेंट नहीं है, नो कोर्ट कैन एक्सीड द लक्ष्मण रेखा, neither they can jump. एक बात आप बतलाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है लेजिस्लेशन को स्टैट्यूट्स बनाए, लेजिस्लेशन उस पावर को एक्सरसाइज करती है और स्टैट्यूट्स बनाती है, और उस स्टैट्यूट्स से एक ऑर्गन बन जाता है कोर्ट या पुलिस। आरपीसी के अंदर, पुलिस एक्ट के अंदर पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वो यूनिट बन जाता है। सो पुलिस सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट जो पुलिस एक्ट के थ्रू हुआ है, नॉर्मल कोर्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि वो अथॉरिटी या वो एक्ट को, जो भी अथॉरिटी इनकॉर्पोरेटेड है, वो उस एक्ट के मैंडेट से बाहर नहीं जा सकता, एक्ट के लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। ना एक एग्जांपल मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक पुलिस क्या फंडामेंटल राइट को सुपरसीड कर सकती है, विच इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आइडियली नो, प्रैक्टिकली मे बी। नाउ द क्वेश्चन जो मैं यहां पर अलाइन करना चाह रहा था, वो ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि वंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स, या स्टैट्यूट से निकला हुआ रूल्स और रूल से निकला हुआ रेगुलेशन और उससे निकली हुई कोई अथॉरिटी, जेनेसिस इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट को या स्टैट्यूट्स को वो सुपरसीड नहीं करेगा, ये बाइंडिंग है। यानी जिस रूल के, जिस प्रोविजन से निकला हुआ कोई पार्ट है, वो उस रूल के, माने रूल उसके लिए जो है ना, वो एक पेरेंट है जिसको वो सुपरसीड नहीं करेगा, और वो रूल अपने अगले सोर्स को सुपरसीड नहीं करेगा, एंड सो फोर्थ। ये कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड, ये एक हायरार्की है। और ये जो प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं करेगा, दीज आर द प्रिंसिपल्स व्हिच इज सेटल्ड नॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ। पॉइंट मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं, देयर आर समथिंग, वन jurisdiction that is called inherent jurisdiction, और वो इनहेरेंट जुरिडिक्शन क्या है वो लिखा ही नहीं। आप समझो मतलब इनहेरेंट का क्या। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट, व्हिच इज व्हाट आई हैव बट नॉट रिटन। मान लो मुझे डंडा दिया गया और मैं जा रहा हूं जंगल में, या डंडा रख लो, बहुत काम की चीजें हैं, और एक सांप आ गया, एक जानवर आ गया, और मैंने उस डंडे का यूज किया उसको भगाने के लिए, एंड आई स्टार्टेड जर्नी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वही डंडा मैं एक बंदर को दे दूं, या एक शैतान बच्चे को दे दूं, या एक क्रिमिनल को दे दूं। वो क्या करेगा उसका? क्रिमिनल को दूं तो वो लूटपाट मचाना शुरू करेगा, सिस्टम को ही डिस्टर्ब करेगा। बंदर को दूं या शैतान बच्चे को, वो मजाक में, फन के लिए उसको यूज करेगा, और अल्टीमेटली सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। बट
सिविलाइज्ड पर्सन यदि उसको लेकर के मूव करता है तो वो ऑब्जेक्टिव उसकी एकदम क्लियर है। सो कौन सा डंडा किसको देना है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब एक सुपर पावर डंडे की बात को छोड़ दें और एक पिस्टल की बात करें और वो मैं इन सारे एंटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करूं, कॉन्सिक्वेंस सामने आप लोगों के दिमाग के सामने ना जाए। और स्पेशली यदि AK-47 दे दिया जाए या मिसाइल इवन एटम बम दे दिया जाए तो क्या? Why I'm talking all these things which is not relevant here? The part is something exceptional power is called the inherent power. Is this the only inherent power or something else? Yes, something else is this. These are powers which are extraordinary, which are superpower, which have the hidden jurisdictions. That is called inherent power, and that is also called the court of record, isn't it? That is also called even the court. नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करता हूँ। पहले तो मैं ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, एंड आई गेस कि नाउ मैं समझाने में सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ। Some power is the regular course. Something is having so many consequences and power to generate their own jurisdiction is called the inherent power for the purpose of extraordinary situation as and when arises. अब इसका ये मतलब तो नहीं कि नॉर्मल कोर्स में उस पावर को हम इन्वोक करते हैं। लास्ट टाइम आई सेड द ब्रह्मास्त्र या सुदर्शन चक्र या जो भी आप कह लें ऑन दिस लाइन। बट द थिंग इज कि इनहेरेंट पावर इज द ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, such kind of hidden power, unexpressed power, implied power, कुछ जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटिन्यू होती है, these are called, or jurisdiction, these are called the extraordinary jurisdiction. And whatever is the expressed is called the ordinary. Am I able to clear the difference between the extraordinary and ordinary? Am I able to clear the difference between the expressed and inherent jurisdiction? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, adjudication system की बात यदि मैं करूं, entire adjudication system की बात करूं, तो उसमें हमारे घर से शुरू हो जाता है कि मेरे दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और आप वहां पर जजमेंट अपना फैसला सुनाए। कई बार पनिशमेंट दे कान के नीचे एक झापड़, कई बार पनिशमेंट होता है रेप्रीमांड, डांट फटकार, कई बार सर्टेन डिसीजन होता है कि नहीं तुम बैठो और तुम ये हटो, वहां डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, बट लास्ट रिजॉर्ट उनके पास दूसरा ऑप्शन है। लेकिन आज के डेट में घर का ये मामला कोर्ट तक निकल आता है, हायर कोर्ट, या फिर आउट ऑफ जब कंट्रोल हो जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस और दिस और दैट एंड सो मेनी थिंग्स केम इनटू द पिक्चर। बट द थिंग इज दिस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, पंचायत भी है और घर के अंदर जो हस्बैंड वाइफ जब आपस में झगड़ा होता है तो वहां पर ऑप्शन है सेटलमेंट इज द ओनली ऑप्शन, amicably settlement, either the intervention of anyone, parents और पड़ोसी जो भी आकर के कहें या acceptable person के थ्रू, या फिर self, but ultimately the settlement is this। या फिर आप कोर्ट में आए, फोर्स करानी है, कोर्ट तो फोर्सफुली इंप्लीमेंट करती है,
मैं यहाँ पर 2-3 चीजों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ अमॉन्ग द एडजुडिकेशन यूनिट, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि एडीआर सिस्टम भी है, जहां पर आर्बिट्रेशन भी है, मेडिएशन भी है, कॉन्सिलिएशन भी है, लोक अदालत भी है, ट्राइब्यूनल भी है, कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है एंड सुप्रीम कोर्ट भी। तो इन सारे चीजों में जुरिडिक्शनल डिफरेंसेस क्या है? इट्स अ बिग डील टू अंडरस्टैंड। मैं आपको थोड़ा सा इसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि क्लियर मैसेज आप लोगों के पास जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, वहां पे कोर्ट की चर्चा है, कई जगहों पे कोर्ट है। ये सारे फोरम जहां पर हम बैठ करके अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, या घर की बात हो, पंचायत की बात हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो, कलेक्टिवली एंड ब्रॉडली यदि कहें, देन ऑल आर द ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स मींस एक फोरम है जहां बैठते हैं और बैठ करके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। गांव में उसको कहते हैं चौपाल। एक अलग आदमी बैठेगा, इंडिपेंडेंट आदमी, और बाकी दोनों आपस में वो रिजॉल्व करें। ब्रॉडली ट्राइब्यूनल्स इन सारी चीजों को कहते हैं, बट इन दीज डेज समथिंग इज डिफरेंट। और इनके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती? जब भी कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, दैट इज ऑल्सो अ ट्राइब्यूनल। या फिर एक कॉन्सिलिएशन प्रोसेस चल रहा हो, मीडिएशन प्रोसेस चल रहा हो, इन सारे चीजों में एक चीज की जरूरत है। एक प्रिंसिपल वर्क करता है थ्रू आउट ऑल द कोर्ट्स, and that is all the forum, adjudication forum, and that is called the principle of natural justice. Everyone knows about that. So principle of natural justice के दो इंग्रेडिएंट है। ब्रॉडली एक लाइन में मैं कंपाइल करने की कोशिश करूं तो यूनिट 1 कि वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो प्रिसाइड करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो बाकी दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरा, इन सारे प्रोसीजर में दोनों पार्टी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि अपने केस को रिप्रेजेंट करें। प्रॉपर मींस रीजनेबल, ये नहीं कि शो ऑफ के लिए वही दे दिया गया। नटसेल कहानी यही है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इनको दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन सेंट्रल इंटैक्ट है कि ये आपको फॉलो करना ही करना है। कहीं से भी यदि ये पॉइंट आउट हो जाए, स्टेब्लिश हो जाए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है, सबसे पहला असर उस फैसले पर पड़ता है और ये कहा जाता है कि फैसला एरोनियस। सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी एडजुडिकेटरी फोरम इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट टू पंचायत। आप पार्शियलिटी अपने घर में भी करके देख लीजिए, आप ही के ऊपर बच्चे उंगली उठा देंगे, है या नहीं? Yes, sir. Absolutely right, sir. हाँ, तो वहां भी नहीं है। वहां भी आप पार्शियलिटी मतलब इम्पार्शियलिटी मेंटेन करें तो आपकी क्रेडेंशियल्स बनी रहेगी। So this is the principle of natural justice and importance of principle of natural justice, which is leading towards a rule of law. Now इसके अलावा प्रोसीजर के लिए, इसके अलावा दिस इज सेंट्रल पार्ट। यदि मैं सर्किल बनाऊं, एक डॉट है सेंटर पे, which is the principle of natural justice, और ये principles must be followed by every adjudication. इसके अलावा फिर से मैं और कंडीशन इंपोज करने की कोशिश करूं। इसके अलावा 3 और एक्ट में लेकर के आता हूं। एक्ट नंबर 1 इन सिविल प्रोसेस, सीपीसी। अब सीपीसी के भी प्रोविजन में टाइटली वहां इंसर्ट कर रहा हूं मैंडेटरी की तरह
कि इसके बगैर अब नहीं चलेगा, ये भी चाहिए। और इसके अलावा एक और एक्ट मैं इनमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ, एविडेंस, और वो भी स्ट्रिक्टली। जहां कहीं भी सीपीसी फॉर व्हाट, इट्स अ प्रोसीजर, या सीआरपीसी फॉर व्हाट, सीपीसी ऑब्लिक सीआरपीसी कर दूं, तो ये क्या है, किस लिए है? प्रोसीजर प्रॉपर हो और उसी के हिसाब से हो, कोई और तीसरा या दूसरा या उसमें डिस्टरबेंस की रिक्वायरमेंट नहीं हो। और एविडेंस सारे प्रिंसिपल्स वहां फॉलो हो, सारे एविडेंस हम नहीं लेंगे, वो साइंटिफिकली हमने बना रखा है, चेक कर रखा है कि इसको फॉलो करने के बाद गलतियां नहीं होगी, स्ट्रिक्टली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज कॉल्ड कोर्ट। कोर्ट सीपीसी सीआरपीसी के बाइंडिंग से बियॉन्ड नहीं जा सकती, including principle of natural justice. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. And these are the additional binding on the court. Court means what? Only court नहीं, जहां जहां court लिखा हुआ है, यानी court of record भी हो जाएगा, court of last resort भी हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी पार्ट है कोर्ट के लिए। ट्राइब्यूनल के लिए ये दोनों मैंडेट नहीं है। ट्राइब्यूनल के जो प्रोसीजर है, जनरल प्रोसीजर के अलावा एक नॉर्मल प्रोसीजर उनके स्टैट्यूट्स में डिफाइन किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख लीजिए, या बहुत सारे ट्राइब्यूनल हैं, इसकी एक सीरीज है, दे आर बाउंड टू फॉलो द सीआरपीसी, may डिपेंड ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोविजन कि किस लिमिट तक आप उसको इनहेरिट करते हैं, कोर्ट का पावर उसको कितना दिया गया है। सो उनके प्रोसीजर उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। इवन कॉमर्शियल कोर्ट देखिए, वहां प्रोसीजरल पार्ट लिबरल हुआ है। मीडिएशन देख लीजिए, आर्बिट्रेशन देखिए, आर्बिट्रेशन एग्जैक्टली है क्या? ये जो कोर्ट है, कोर्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। लेजिस्लेशन बनेगा और लेजिस्लेशन उसको बनाएगा, दैट इज स्टैट्यूटरी फॉर्म में कोर्ट होनी चाहिए। वो पावर डेलीगेट किया गया है एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर ए स्पेशल पर्पस, दैट इज कॉल्ड द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जो है उसकी पर्पस स्पेसिफिक है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, और उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिस पावर की रिक्वायरमेंट है उनको उतना ही दिया गया, जिस जुरिडिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो भी उतना ही मिला। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इतने फॉर्म पे लगा दें, वो चलेगा 40 साल, जबकि कंज्यूमर को इमीडिएट रिलीफ चाहिए। बहुत सारी चीज इनकॉर्पोरेट करने हो सकते हैं, बहुत सारी चीज निकालने हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस रिक्वायरमेंट हो सकते हैं नॉर्मल कोड के फॉर्म से। तो उन सारी चीजों को सेट करके जो स्टैट्यूट बन जाता है प्रॉपरली फॉर पर्टिकुलर पर्पस, टू रिजॉल्व दैट पर्पस एक्सपीडियसली, इट इज द ट्राइब्यूनल। लेकिन कोर्ट में सर्टेन मैटर्स आर देयर और उसमें डिले लग रहा हो, तो उस कोर्ट को पब्लिक डोमेन से ले जाकर के प्राइवेट डोमेन में ले जाकर के काम करने के प्रोसीजर को ही आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन is the replication of entire court process but in public domain, private domain। उसके जो आर्बिट्रेटर होंगे वो अपॉइंटेड बाय द पार्टीज, बिल्कुल कोर्ट के प्रोसीजर से वो ट्रायल चलाएंगे, दोनों को अपॉर्चुनिटी देंगे, अपना प्रोसीजर सेट करेंगे और अपना एविडेंस एनहांस करेंगे, देन फाइनली वो अवार्ड। सो दिस इज
for the purpose of expedite, यानी लिटिगेशन टाइम को कम करने के लिए प्राइवेट डोमेन में ही बैठने के बैठ करके आप उसको रिजॉल्व कर सकते। व्हाट अबाउट मेडिएशन? मेडिएशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और हाँ, पहले मैं एक और बात में बतला दूं कि आर्बिट्रेशन वाले पार्ट में हम उसको ये कह सकते हैं, या कोर्ट के पार्ट में कह सकते हैं, जो भी फैसला आएगा माइट बी पॉसिबल वन पार्टी में बी एग्रीड, या को पसंद आए दूसरे को पसंद नहीं आए, या फिर दोनों को पसंद नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को पसंद भी आ जाए। वंस one party, at least one party is aggrieved, फुल स्टॉप वहां लगा नहीं, मैटर फिर वो हायर कोर्ट में जाएगा, फिर वहां एक प्रोसेस चलेगी, और अल्टीमेटली प्रोसेस का जो आउटकम आएगा उसके बाद फिर से भी यदि कोई एग्रीव्ड है, देन अगेन एक और फोरम है, यदि तो वहां भी चलेगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन ढूंढा जाएगा। ये कब तक ये चेंज चलना चाहिए सिस्टम आपको बताएगा, और वो आपके पास है। बट द पॉइंट इज दिस, द वर्ड इज दिस एग्रीवनेस। क्या करता है? लिटिगेशन को कंटिन्यू करता है, एंड एट लास्ट वहां से इन्फोर्समेंट शुरू हो जाए, ऑल ऑप्शन इज क्लोज्ड, देन इन्फोर्समेंट पार्ट इज देयर, और वो लग टाइम टेकिंग, सब मनी कंज्यूमिंग, सिस्टम का भी टाइम जाता है, लिटिगेंट का टाइम, पैसा, बहुत कुछ जाता है। बट इन mediation, once this is amicably settled, no one claim they are aggrieved. So one part is being lost or vanished or finished is the aggrievedness. So in mediation, या amicably या settlement या understanding बात जहां आती है, that means on that particular point एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट डिसअपियर होता है, वो है एग्रीवनेस। और यदि एग्रीवनेस डिसअपियर हो जाए तो इंटायर लिटिगेशन को पूर्ण विराम, फुल स्टॉप हो गया। देन व्हाट मीडिएटर डज? मीडिएटर का काम ये होता है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, अननेसेसरी परसेप्शन जो ब्रेन में आया हुआ है उसको वॉश आउट करें, फ्रस्ट्रेशन को वेंटिलेट करने का अपॉर्चुनिटी दें, आमने सामने दोनों को टेबल पर बैठने का एनवायरनमेंट बनाए, एंड लेट देम प्रोसीड फॉर द सेटलमेंट। विन-विन सिचुएशन, लिटिगेशन स्टॉप। उसके बाद कोई भी पार्टी ये क्लेम नहीं करेगी कि अब मैं एग्रीव्ड हूं और अब मुझे आगे जाना, फिर से लिटिगेशन स्टार्ट, अनलेस अंटिल वायलेशन ऑफ दैट सेटलमेंट। So this is the objective of this alternate dispute resolution. This is the EDRs. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. So am I able to clear the differences between ordinary and extraordinary jurisdiction? Yes. Am I able to clear between the differences between the expressed and inherent jurisdiction? Obviously, जब ये दोनों पार्ट क्लियर हो जाता है, then certainly we are able to resolve the part C, court of record, and कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर बहुत ही मिनिमम होते हैं, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास वो पावर अच्छे खासे होते हैं. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड means article 129 and 215. 129 for the Supreme Court and article 215 for the High Court, which is declared court of record. So declared all the inherent powers, means all word I am using, all the inherent power मैं भी read out करके बताऊंगा है उनके पास. But last resort and high court के बीच में difference क्या है? All the courts except high court and supreme courts are court, not tribunals. Tribunal की बात नहीं कर रहा हूं मैं, court, proper court. इसके लिए नोटिफिकेशन प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से वो होगा. जैसे राउज एवेन्यू सेंट्रल एक्ट के तहत जितने भी कोर्ट्स है वो राउज एवेन्यूज में, स्टेट एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल्स वो अपने अपने अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टेब्लिश हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस. दीज आर द कोर्ट्स. बट एडिशन टू दिस लॉट ऑफ ट्राइब्यूनल्स आर देयर for specific purpose to resolve specific issues expeditiously. This is the objective for that tribunal. Am I clear up to this point? But court of record यदि हाई कोर्ट की बात करूं और हाई कोर्ट यदि wrongly jurisdiction decide कर दे या कुछ गलती करे under this particular jurisdiction inherent power and all the inherent power and all the inherent power are different. There are so many inherent power for the so many purposes. तो उसके करेक्शन के लिए उसका एक और अपर कोर्ट है, दैट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट. ये मैं आइडियली डिस्कस कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू. लेकिन वहां पे यदि कोई एरर हो तो कोई तीसरा फोरम उसके बाद अवेलेबल नहीं. व्हाटएवर इट वुड बी राइट एंड रॉन्ग, एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, enforceable for, binding for everyone, in fact, not acceptance. Acceptance is a different thing. मैंने दिल से मानने वाली बात है, लेकिन बाइंडिंग जो है मानो नहीं मानो, बाइंडिंग फैक्टर. Am I clear up to this part or not? Yes, sir. Yes. Now I am coming in the fifth part, difference between the original, appellate, review, revision and reference. मैं सबसे पहले रेफरेंस जुरिडिक्शन की बात करना चाहूँ. What is this reference jurisdiction? होता ऐसा है, मान लीजिए एक कोर्ट, इमेजिन कीजिए, और कोर्ट को सर्टेन पावर नहीं और उसके पास इनहेरेंट पावर भी नहीं, सो दे कैन नॉट क्रिएट देयर ओन पावर. बट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड व्हिच इज द हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड है, निश्चित रूप से ऑल इनहेरेंट पावर होने की वजह से ये कोर्ट क्या करेगी, उसको वापस कहेगी कि तुम्हारे पास पावर. अब आप क्या करो, हायरार्की में आप ऊपर हो, आप मुझे इस पर्टिकुलर लॉ पॉइंट पर ये बताओ कि मैं क्या करूं. या तो मुझे एम्पावर्ड करो या इंटरप्रेट करो, कुछ भी करो, मुझे वो पावर दो. जो नहीं है उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दो, डिटरमाइन करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो. दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस. Am I clear up to this point or not? Sir, again, please repeat, sir. कोर्ट के पास सारे पावर्स implied है, not expressed है. Sometimes is there जहां jurisdictional issues के वजह से वो पावर के ऊपर कंफ्यूजन है, ये पावर है नहीं, ये पावर एग्जिस्ट नहीं करता, and it is required to solve that particular problem. They will refer to the court of record, higher court, to resolve that particular issue, that particular specific issues, and return back to the court to decide the matter. So this process of asking clarification regarding their own jurisdiction is called reference. So reference की ऑब्जेक्टिव एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसके दौरान आपके
ट्रायल के प्रोसेस को रोका जाता है अनलेस अनटिल वो क्लियर नहीं हो। इट्स अ फेयर प्रोसेस कि भैया मेरे पास ये पावर नहीं है, मैं ये रेफर करता हूं जहां से पावर की क्लैरिफिकेशन आए, डिटर्मिनेशन आए, उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे वो वहां डिटरमाइन होगा, वापस आएगा, फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली यहाँ रिजल्व। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेफरेंस। एनी कंफ्यूजन टू कोर्ट which they cannot resolve। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ट्रायल कोर्ट के अंदर, whether the constitution trial court can interpret the constitution? No. No. So for that purpose they have to refer to the high court, and high court has to refer to the supreme court, and reference determine होने के बाद वो वापस आएगा, then accordingly they will decide it। Confusion regarding constitutional provision, even confusion regarding their own jurisdiction। आप लॉयर हैं, आप क्या करेंगे? आप तो इंटेंशनली कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ना, और यदि वो एस्टेब्लिश हो गया तो कोर्ट रेफरेंस करेगी, क्योंकि आपका पॉइंट यदि जेन्युइन है, जेनेसिस तो आप ही के ब्रेन से निकलना है सारा कुछ। So this is the purpose for revision, sorry, difference। और रिवीजन का क्या पर्पस है? रिवीजन का पर्पस ये है कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर सर्टेन पावर है रिजॉल्व करने के लिए, और ट्रायल कोर्ट उस पावर के एक्स्ट्रा जाकर के जो पावर उसके पास है नहीं उसको वो रिजॉल्व कर ले, अप्लाई कर दे। डज इट अलाउड? ना। No, sir. यदि ऐसा हो तो क्या होगा? chaos क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जो पावर उसको इम्पावर किया गया है बाय द पेरेंट स्टैट्यूट्स, माने जिस स्टैट्यूट से वो निकल करके आए, दे कैन नॉट क्रॉस द लिमिट। लक्ष्मण रेखा को तो वो पार कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने यदि कर दिया पावर को, एंड समटाइम्स ऑब्जेक्टिव को, पावर एंड ऑब्जेक्टिव अलग है। अब जैसे मान पुलिस को इम्पावर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, और सामने कत्ल होता रहा, पुलिस चुपचाप देखते रहे पीठ घुमा करके या मुंह घुमा, इसको क्या कहेंगे? ओमिशन ऑफ पावर। जो उसको एक्सरसाइज करना था वो नहीं किया। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने डिस्चार्ज नहीं की, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, और उसके वजह से रिजल्ट या तो गड़बड़ हो चुका या गड़बड़ होने की संभावना है। मतलब either the matter is pending or disposed of। in both case, यदि आपको या किसी पार्टी को ये लगता है कि दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी को ये पर्टिकुलर पावर था ही नहीं और वो एक्सरसाइज किया जा रहा है, यानी एब्यूज ऑफ पावर, और यदि ऐसा लगता है कि ये पावर इस मैनर में प्रॉपर होता और उस मैनर में एक्सरसाइज नहीं हुआ, यानी प्रोसीजरल लैप्स, जुरिडिक्शनल लैप्स, मैंडेट हो, रिजल्टेड इनटू रॉन्ग, क्या रेमेडी बचता है? They will go for the revision। Revision always approach to the higher court। सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं। इनके पास ही इनका करेक्शन मोड है, दैट इज कॉल्ड एक्स डिबिटियो जस्टिसिया, और इसके लिए ही इन्होंने क्यूरेटिव लेकर के आया। तो am I clear on the revisional objective? कब रिवीजन हम लोग डिस्कस करते हैं? Is there any doubt? Now I am trying to explain what is the review।
जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर कोर्ट है और कोई वो ऑर्डर पास की, और उस ऑर्डर पे जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया और आई एम शोइंग यू, एंड डॉक्यूमेंट में हमने ये लिख दिया यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट 3013 होना चाहिए था 2013। इट्स अ बोनाफाइड मिस्टेक, मैं मानता हूं, मैंने ही नोटिस कर लिया। यदि आपने नोटिस किया होता तो मुझे बतलाते या ना, मैं उसको करेक्ट करता। करेक्ट क्या करता, मैं पहले रिव्यू करके देखता उसको, फाउंड इट एंड करेक्ट इट। सो एनी बोनाफाइड मिस्टेक, नॉट इंटेंशनल, अनइंटेंशनल मिस्टेक, गलती, वो उसी पर्टिकुलर कोर्ट को आप पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलती हो गई, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, और कोर्ट उसको एडमिट करके करेक्ट कर। सो द लिमिटेड पार्ट फॉर द रिव्यू इज एरर apparent on the face of record। सिविल में थोड़ा सा बदल जाता है कि एरर क्यों हुआ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें नई आ जाती है जिससे यह पता चलता है कि जजमेंट ही गलत हो, न्यू, एब्सोल्युटली न्यू, व्हिच इज नॉट अलाउड इन क्रिमिनल। थोड़ा सा साइलेंट डिफरेंस है, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कोर्ट अपनी पर्टिकुलर ऑर्डर में जो एरर है उसको करेक्ट करेगी, और वो एरर पॉइंट आउट करना ही रिव्यू कहलाता है। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes. Is there any Yes, doubt sir. on that time? Not at all, sir. No, sir. Now the another part came, बड़ा उल्टा चल रहा हूँ। What is this appellate and original jurisdiction? इसको थोड़ा reshuffle करते हैं, मतलब let us discuss first the original jurisdiction। Dispute resolution के लिए remedy first forum कौन सा है? कहाँ से हम dispute institute कर सकते हैं, start कर सकते हैं? Dispute के nature पे depend करता है, which always leaded or controlled or guided by the substantial। जिस पर्टिकुलर कोर्ट से वो स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। उस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिडिक्शन को हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एफआईआर कहाँ करनी है, सूट कहाँ इंस्टीट्यूट करना है, रिट कहाँ डालना है। तो हमारे पास एमएम कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की हायरार्की है, और सारे हायरार्की में एनी कोर्ट कैन बी द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, isn't it? As per mandate of the provision of law। 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट having the original jurisdiction, isn't it? Writ petition and PIL, writ petition and PIL cannot file below the High Court, but it can be instituted before the High Court at least, High Court and Supreme Court only, isn't it? और निश्चित रूप से जहां ओरिजिनली केस इंस्टीट्यूट किया है और वहां यदि कोई प्रॉब्लम होता है या एक ग्रीवनेस आती है इन एनी मैनर, तो आप हायर कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट तो जाएंगे नहीं। यानी यदि ट्रायल कोर्ट में नीचे मुंसिफ कोर्ट या एमएम कोर्ट या सीजेएम कोर्ट में कोई इंस्टीट्यूट होता है केस, लॉ प्रोवाइड यदि करे तो उसका अगला ऊपर वाला केस एडीजे कोर्ट जाएगा, एप्लेट, isn't it? या फिर वहीं यदि केस इंस्टीट्यूट होता है तो अपील उसके ऊपर हाई कोर्ट। समटाइम्स एमएम कोर्ट से डायरेक्ट हाई कोर्ट का प्रोविजन स्टैट्यूट में लिखा होता है, इसलिए वी आर बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर। नाउ
हाई कोर्ट के अंदर यदि कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ, जैसे इलेक्शन पिटिशन हो गया, जैसे रिट हो गया, तो उसके लिए एपलेट पार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यदि कोई भी मैटर है, उसके लिए एपलेट नहीं, नो एपलेट प्रोविजन इज, क्योंकि अपील हमेशा हायरार्की में ऊपर वाला कोर्ट में ही हो। यानी इस टेबल में यदि हम देखें, एपलेट, रिवीजन एंड रेफरेंस, ये दोनों हायर कोर्ट के लिए है। इन हायरार्की, हायर कोर्ट मीन्स नॉट ओनली द हाई कोर्ट, समटाइम्स एमएम से ऊपर एडीजे कोर्ट भी होता है, हायरार्की में वो भी ऊपर। बट ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड रिव्यू, it is lying to the sea. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, Do sir. I clear the point 1? Yes, sir. Is there any doubt on that? Not at all, sir. In terms of understanding, क्योंकि सबके प्रोविजन पे भी मैं लाऊंगा, मैंने रेफरेंस अभी नहीं दिया है, और यही गलतियां होती है एग्जाम में, जो मार्क्स सीधा सीधा सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाता है कि अब आप रेफरेंस नहीं देकर के ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। मैं डिफरेंस भी दूंगा और ऑथेंटिकेट भी करवाऊंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और एक ही घंटे के अंदर आपको इतने सारे जुरिडिक्शन से इतनी हायरार्की डिस्कस करना हो, क्योंकि आप लोग लॉयर हैं और एटलीस्ट 5 ईयर प्रैक्टिशनर, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अदरवाइज इतने चीजों को समझाने के लिए इवन लॉ स्टूडेंट को बहुत दिमाग खराब हो जाए। एंड सो आई एम लकी to explaining all these things before you. Now, I would like to come to that particular part. अभी हमने डिस्कस किया literally all the spheres in general. Once we are talking about inherent jurisdiction of the Supreme Court, reference jurisdiction of the Supreme Court, क्योंकि अब मैं स्पेसिफाइड हो रहा हूं, प्रॉपरली ला रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। उसके पहले मैं थोड़ा सा और ये एक्सप्लेन कर दूं कि डज इट वुड बी कन्फाइंड टू द सुप्रीम कोर्ट, या सारे कोर्ट के लिए ऐसा होगा? द आंसर इज यस, एवरी कोर्ट हैज देयर ओन जुरिडिक्शन। सो ये जो पार्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शनल एनालिसिस, you are free to do the high court jurisdictional analysis, you are free to do the trial court jurisdiction analysis, you are free to do the consumer court jurisdiction analysis, और इस पे एक चेकलिस्ट बनाया जा सकता है। हम कह सकते हैं क्या इनके पास इनहेरेंट जुरिडिक्शन है, देन सोर्स क्या है, रेफरेंस जुरिडिक्शन है तो सोर्स क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एपलेट, ओरिजिनल, तो सिविल, क्रिमिनल जो भी है वो सारा डिस्टिंक्शन हमने किया। बट यहाँ पर एक प्रॉपर पार्ट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू टेक ओनली 1 मिनट ऑन दैट पॉइंट। जुरिडिक्शन तो है, लेकिन इसके अलावा एक और टर्म आता है पावर। अब पावर का नेचर इतना स्पेसिफिक हो कि वो लीड करे टुवर्ड्स सुप्रीम, मीन्स नॉट अबव ऑल, उसके ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट नहीं। दैट्स व्हाट सुप्रीम, isn't it? What power makes this court to supreme? I am using the word power, not jurisdiction. So the combination of jurisdiction and power, even the impact, उसको कहाँ कहाँ apply कर सकते हैं? Does it impact on Prime Minister?
Does it impact on Rashtrapati? Does anyone left? Broadness कितनी है? That's the called as scope. ये वो डिसाइड करता है कि आपकी यूनिकनेस और कंट्रोल ओवर यू. If no one has control over you and you have the control over everyone, certainly its situation is called the supreme. And हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए ये वर्ड यूज किया गया है. सुप्रीम, यदि वर्ड में हटाऊं, सिर्फ कोर्ट की बात करूं, तो दैट इज द इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, नॉट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, माने इनके जो ऑर्डर हैं, द बाइंडिंग फॉर ऑल, पूरी कायनात लग जाती है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने. दैट्स व्हाट इट कॉल्ड कोर्ट. और उस कोर्ट के ऑर्डर को फोर्स कराने के लिए हायर कोर्ट की हायरार्की है. कोर्ट इटसेल्फ सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ बाइंडिंग, नेचर ऑफ बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल. और जहां सुप्रीम वर्ड लग जाए उसके साथ, या हाई वर्ड लग जाए, उसके सिग्निफिकेंस. एज यूजुअल इन नॉर्मल कोर्स, High Court is the last resort for most kind of litigation. Exceptional situation के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और जब सुप्रीम लग जाए तो certainly control over everyone. Now I'm coming to another part and I'll try to establish all these things. Let us start have a look on the Constitution. ये मैं अभी नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज लॉ, बिकॉज आर्टिकल 13(3)(a) के अंदर लॉ को डिफाइन किया गया है. एंड इट सेज लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, even notification, even custom or uses having in the territory of India the force of law. The important part है. But now straightforward I'd like to come to Article 32. This is on your screen. Oh. आप जरा देखिए, I would like to read this particular article. जो अभी हमने देखा है, समझा है, सुप्रीमेसी के बारे में देखा है, नोटिस किया है, उन सारे पॉइंट्स पर हम इसको जरा टेस्ट करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं. हाउ डू आई रीड दिस आर्टिकल एंड लेट अस चेक इट आउट. मैं दो आर्टिकल आज रीड आउट करना चाह रहा हूं, बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट कि these two articles are extraordinary jurisdiction. One is Article 32, another is Article 136. Both are extraordinary jurisdiction. Then I will read Article 134, that is the criminal appellate. या appellate jurisdiction पे. पहले मैं appellate पे आ जाऊं, फिर मैं मतलब ordinary course में आऊं, फिर मैं extraordinary आऊंगा. Let me go to that particular part first. 132, Article 132.
This is the word, Article 132. Is this on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what it says, this is the appellate jurisdiction, और appellate jurisdiction के मैं read out करता हूँ पहले, फिर समझने का कोशिश करते हैं what is this. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in certain cases. अब जरा आप देखिए, यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पहले ही से लिखा हुआ है. कहीं से आवाज आ रही है बैकग्राउंड से. सुवेनी बनर्जी. Oh, no, it's okay. So, this article पहले मैं मेरी एक आदत है कि पहले किसी चीज को स्ट्रक्चर में कर लो. So there is one. So let me see कि how many clauses are there in this particular order. 1, 2 is excluded and 3 is there, and then explanation. Let us start reading. So, an appeal shall lie. Appeal means appellate. ओरिजिनल एंड अपील में एक डिफरेंस है, और वो बहुत मेजर टाइम डिफरेंस है, बहुत सेंट्रल डिफरेंस है. एक सेकंड में थोड़ा सा और वापस पीछे वाले से पूछता हूं. ये वर्ड एपलेट है. जब भी आप अपील के अंदर जाते हैं तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर पूरी ट्रायल होती है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जब फर्स्ट टाइम ग्रीवांस लेकर के वहां पहुंचते हैं, डिस्प्यूट लेकर के जब पहुंचते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है, ब्लेंड, WS, और उस दोनों से पता चल जाता है कि इश्यूज क्या है, यानी कंट्रेरी डिस्प्यूटेड पॉइंट क्या है, और उस इश्यूज के लाइट में हम दोनों पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप एविडेंस अपना अपना लीड कीजिए, और वो उसके एक सर्टेन ऑर्डर के बाद और एविडेंस लीड होने के बाद क्लियरली पता चलता है, एनालाइज करने के बाद, कि इस केस का इश्यूज का कंक्लूजन कहां जा रहा है. दैट इज द डिटर्मिनेशन एंड इट्स कॉल्ड द जजमेंट. हमने इलेबोरेटली इस प्रोसेस को डिस्कस किया है. मतलब कंप्लीट इंडल्जेंस दिया जाता है मैटर को एट द पॉइंट ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ. हर फैक्ट को एग्जामिन किया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, एंड देन कनेक्ट किया जाता है. सो कंप्लीट रिगरस वर्क है, एंड दैट इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रायल, आइदर इन सिविल और क्रिमिनल. और ये इंटेंस वर्क यदि हम नहीं करें, प्रेमा फसाई फटाफट करने लग जाएं, तो इसी ट्रायल को दूसरे शब्द एक एट्रीब्यूट के साथ ऐड कर देते हैं और उसको कहते हैं समरी ट्रायल. सो मेनी थिंग्स इज एज्यूम्ड और फटाफट करके निकाले जा रहे हैं. मतलब कुछ चीज छूटने की संभावना वहां होती है. नॉट कंप्लीटली एग्जामिन ईच एंड एवरी पॉइंट. दीज आर कॉल्ड द समरी ट्रायल. कुछ शॉर्ट मैटर में स्टैट्यूट्स इटसेल्फ अलाउ करता है समरी ट्रायल, बट यूजुअली कोर्ट कंप्लीट ट्रायल करती है. लेकिन ट्रायल का जो आउटकम है वो है जजमेंट, अनडाउटेबली, अनडिस्प्यूटेडली. और अपलेट कोर्ट में यदि आप कुछ चैलेंज करते हैं तो जजमेंट को चैलेंज करते हैं. यदि वो जजमेंट हो ही ना, या कोई ऑर्डर हो ही ना, तो अपलेट कोर्ट में आप चैलेंज क्या करेंगे? As in when we are saying about the appellate appeal of what? There must be one ingredient in your hand that is called the impound judgment, isn't it? तो ट्रायल के पास
ये इम्पूग्ड जजमेंट नहीं होता. जजमेंट मीन्स द ऑर्डर determined and passed by the judicial process by applying their own judicial mind. ट्रायल कोर्ट के पास जो कुछ भी होता है वो फैक्ट्स होते हैं. दो पार्ट मैं आपके सामने डिस्टिंक्शन करना चाहता हूं. ट्रायल कोर्ट का जो बेसिस है, दिस इज द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स. और स्टेटमेंट्स. तो ये ट्रायल कोर्ट फैक्ट सेंट्रिक और इसका आउटकम है जजमेंट. हाउएवर एपलेट कोर्ट के लिए जुडिशियल ऑर्डर चाहिए जो एरोनियस हो. एरोनियस हो नहीं, वी आर क्लेमिंग इट इज एरोनियस. एग्री. हायर कोर्ट एग्जामिन करती है व्हाट इज रॉन्ग इनटू देम. इफ दे फाउंड समथिंग रॉन्ग इन एनी मैनर, कौन सा मैनर हो सकता है वो आप सोच लीजिए कि वो आपके अपील का वैलिड रीजन भी हो सकता है. आइदर रीजनिंग इज नॉट करेक्ट, अगेन आई एम कनेक्टेड विद द रीजनिंग, और इफ या रीजनिंग हो ही नहीं या वेल वर्स्ड रीजनिंग हो. So many factors are there. The jurisdictional proper exercise is there. So this is subject to analysis. क्या प्रॉब्लम. तो निश्चित रूप से एक फोरम एग्जॉस्ट होकर के तब आए और इम्पूग्ड ऑर्डर, जो इम्पूग्ड जुडिशियल ऑर्डर पास में हो, आइदर इन टर्म्स ऑफ जजमेंट और फाइनल, तभी अपील की बात होगी. एनीवे, अपील का यही प्रॉपर डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव है. सो अपील की बात यदि मैं करूं, अब मैं वापस अपनी जगह पर हूं. इतना डिस्कस करने के लिए हमने सिर्फ इस अपील के बारे में समझने के लिए ये बातें हमने डिस्कस की. तो एन अपील शैल लाई, द वर्ड इज शैल. लीगल टर्म shall is the mandate and may is the discretion. Here is the shall. An appeal shall be lie. Now, the word is to. It is pointing out to the particular forum. Kahan? To the Supreme Court. So, एक कंडीशन यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि not anywhere else, to the Supreme Court only. Isn't it? From now. ये तो ऊपर चला गया. टू कहां से आएगा मैटर? फ्रॉम व्हाट? एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर. इज देयर रिटन interim order? No. Judgment itself a nature of finality. एक लैंडमार्क अचीव करता है. इवन डिक्री and final order, either it may be judgment, decree or final order. Now the question is there any limitation ki which kind of judgment, which kind of decree, which kind of final order? सर, नरसिम्हा राव और सुरेंद्र मिश्रा का वीएम, सॉरी, ये ओपन है सर, डिस्टर्ब हो रहा है. नरसिम्हा मिश्रा एंड सुरेंद्र मिश्रा. यस सर, Yes, sir. नरसिम्हा बोल कीजिए और सुरेंद्र मिश्रा जी का बहुत mic देर on से है. हो रहा है सर. वी आर नॉट एबल बहुत टू. टाइम से सर, 15 मिनट से हो रही है. थैंक यू, मैंने म्यूट कर दिया. So what is the nature of judgment? Is there any condition for the judgment also, or decree also, or final order also? The word is written there, any. So what is the meaning of the any? Any has, the word any has any limitation? The answer is no. You know, आज के डेट में आप मोबाइल चार्ज कराओ तो अनलिमिटेड कॉल का ऑप्शन है. So the word anywhere written into the constitution, it means unlimited. There is no limit
implied to them. So any judgment specifically, any decree specifically, or any final order, but not any interim order. Interim order की बातें नहीं हो रही. कहाँ से आए? Of any court. कितने कोर्ट हैं? बहुत सारे कोर्ट हैं, but not any court, but a high court in the territory of India. So the fencing is to mandate is shall lies to the Supreme Court only. From where? From nature of judgment or order का क्या होगा? Impugned order का nature ये होगा, any judgment, decree or final order passed by whom? Passed by a high court in the territory of India. Whether in now their explanation. So the word is the whether, is explaining the circumstances. वो ये कह रहा है कि don't confuse about civil and criminal. Anywhere it can be. So whether in a civil or criminal or other proceedings, not only civil and criminal, even the disciplinary proceedings, even the writ proceedings, even the PIL is there. So other proceedings, जब बातें आती है तो सिर्फ सिविल एंड क्रिमिनल तक कंफाइन नहीं होता. दिस इज ऑल्सो स्कोप टू एक्सपेंड मोर देन सिविल एंड क्रिमिनल that may be covered under the other proceedings exercised in the High Court. Am I clear up to this point for the other proceedings? Yes, Yes, sir. Yes, So sir. this is the other proceedings. Now, condition is also imposed, and that condition is if. What is that? The High Court certifies under Article 134. So 134A, एक बात मैं साफ साफ बता दूं, आप कभी भी आर्टिकल 134 और 134A को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट आर्टिकल, एक्सक्लूसिव डिफरेंट होता है. हमने एक कॉपी आप लोगों में से लोगों का चेक किया और उस कॉपी में मार्क्स मिनिमाइज कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि ट्रांसफर जुरिडिक्शन के लिए उन्होंने 139 लिखा था, आर्टिकल 139 लिखा था, जबकि आर्टिकल है 139A. Be careful on that particular point. I will show you the same thing if I will go to the 139. मैं वापस आ जाऊंगा, मैं उसको दिखा दूं so that कि see, आप जरा देखिए आपके स्क्रीन पे आर्टिकल 139 भी है और 139A भी है. Is this the same article? No, sir. If I will write the No, sir. 139, article 139 and explain 139A, does it would be correct? No, sir. no, sir. No, sir. No, sir. So the point is very clear. जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, A और B और C इस बात के लिए दिया जाता है if certain कॉन्स्टिट्यूशन के certain आर्टिकल इंसर्टेड फ्रॉम इंसेप्शन, जब से कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया है वो बिल्कुल वैसे ही, उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन आएंगे तो उसके नंबर बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे वही. लेकिन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंसमेंट 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद, यदि कोई आर्टिकल और इंसर्ट किया जाता है तो उसकी नंबरिंग उसके पहले वाले नंबर के साथ A, B, C, D इंसर्ट किया जाता है. दिस इज द कल्चर. So certainly article 139A इंसेप्शन से नहीं था, इसको बाद में इंसर्ट किया गया. So मैं उस पॉइंट पे आने के बजाय थोड़ा सा और ऊपर में चलूं, पहले जहां था उसको मैं कंक्लूड कर लूं. 130 this. So कंडीशन एक इंसर्ट किया गया, दैट कंडीशन इज इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, बिकॉज हियर इज रिटन 3 वर्ड and that is inserted under the bracket from here to here. 1 minute.
40 second, no sir. I'm sorry. The reason is that 3 यहाँ है. This is substituted by Constitution under bracket 44th Amendment Act 1978 by Section 17 for if the High Court certifies. ये वर्ड पहले था यहाँ पर if the High Court certifies, उसको हटा करके लिखा गया if the High Court certifies under Article 134 and this is effective with effect from 1/8/1979. So ये जो 3 लिखा हुआ वर्ड है यहाँ से आप फुटनोट देख लें, आपको सारी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी. यहाँ से ब्रैकेट और यहाँ खत्म हो जाता है. दैट नाउ फिर से मैं कह रहा हूँ दैट. अब देखिए, एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री or final order of the High Court in the territory of India, whether a civil, criminal or other proceedings, if the High Court certifies under Article 134 that क्या सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? The case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution. इसीलिए मैंने ये वर्ड यहाँ इंसर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिविल, क्रिमिनल एंड अदर्स. यहाँ लिखना मुझे चाहिए था एज इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इंटेंशन मेरा वो था, आई करेक्टेड. सो यहाँ सर्टेनली कंडीशन एक और इंपोज किया गया है कि हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई करके दे कि इस पर्टिकुलर केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस, है या नहीं? Yes, sir. Now this is the peculiarity of this particular case. This case involves a substantial question of law, meaning there is certain doubts regarding provision of Constitution as the interpretation to the Constitution. Constitution के किसी प्रोविजन के इंटरप्रेट करने में कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन है, यही मतलब निकलता है ना. Now, यदि मैं 33 and 34 की बात करूं, थोड़ा सा मैं कंपेयर करूं, दिस इज आर्टिकल 132. बाकी सारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एंड नॉट मच रिलेवेंट. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeal from High Court in regard to the civil matters. So Article 133 is specifically focused for civil matters. Now थोड़ा और मैं आगे जाऊं और आगे मैं पढ़ूं आर्टिकल 134. So this is what appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to the criminal matters. मैं शुरू में बड़ा कंफ्यूज रहता था कि भैया सिविल के लिए अलग कर दिया, क्रिमिनल के लिए अलग कर दिया, तो फिर यहाँ पे सिविल, क्रिमिनल एंड अदर प्रोसीडिंग्स क्यों रखा? एक ही में आ गया था. लेकिन इस जगह पे सिविल, क्रिमिनल एंड प्रोसीडिंग्स इज गाइडेड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी दोनों में अदर लॉज एक्सेप्ट. आर यू गेटिंग द डिफरेंसेस अमंग देम? Please repeat the last one, sir. This article 132 is mainly and properly confined to the interpretation of constitution. और यदि हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोर एंड प्राइम डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा दिस इज नॉट द ओनली लॉ. इसके अलावा सीपीसी है, सीआरपीसी है और एक्ट स्टैट्यूट की गिनती में करने बैठ
तो शायद पूरी ना कर पाऊं। लंबी लिस्ट है कानून के किताबों की, लंबी लिस्ट है, उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक पतली सी छोटी सी है। ये प्रोविजन 132 सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, which may arises either from civil or criminal or in any manner। और यदि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा, ये 132 इन्वोक हो सकता है क्या? The answer is no, because this article specifically talking about the condition। चलिए मैं थोड़ा सा और मैं तोड़ फोड़ मचाता हूं। मैं एक मैटर को अपील करना चाह रहा हूं और वहां कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन है सीपीसी का। क्या आएगा यहाँ? नहीं आएगा। या फिर 134 नहीं, इस आर्टिकल की बात मैं कर 133 आएगा, 132 की बात कर रहा हूँ। सीआरपीसी में सर मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ओम प्रकाश जी, यही गलती आप लोग कर करके आएंगे ड्राफ्टिंग में। वहां कहेगा कि ड्राफ्ट एन एप्रोप्रिएट पिटीशन, और आप ये चीज को पढ़ना छोड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय, आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको सिविल लेना है, क्रिमिनल लेना है, अपील लेना है, क्या लेना है। एंड दिस इज द गाइडिंग फॉर दैट। इसलिए मजाक में तोड़फोड़ मचाने के बाद मैं आपको एक एक सेकंड यहाँ दे रहा हूँ वेल कैलकुलेटेड रीजन के साथ कि क्यों मैं इतना इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इंट्रीम ऑर्डर आ जाए जो ना कि जजमेंट है, ना डिक्री है, ना फाइनल ऑर्डर है, क्या 133 इन्वोक करेंगे? आप क्या इन्वोक करेंगे? उसके लिए आप सीधा एसएलपी में जाएंगे। ये इंट्रीम के लिए नहीं है, मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, उसके लिए नहीं है। आप ये कहेंगे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड इंटरप्रिटेशन सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, लेकिन वो ऑर्डर पास करता है कैट और एनसीएलटी। क्या आप यहां आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जो प्रोविजन है वो नहीं यहां इंप्लीमेंट हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, रीड दिस आर्टिकल वेरी केयरफुली। कौन कौन से कंडीशंस लगे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। एंड एवरी कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विद, नथिंग शुड बी मिस्ड टू इन्वोक दैट पर्टिकुलर part, otherwise you deserve the cost, isn't it? Not cost, certain slab। थोड़ा मैं ब्रूटल हो रहा हूं। In terms of cutting the marks, in terms of awarding 0, in terms of your credentials in the eyes of examiner, you doesn't understand the difference between the two. I'm using the word difference, the first meeting से चलता आ रहा है। So you need to create a difference, clear difference। अब आप देखें अगले आर्टिकल में, मुझे लगता है कि मैं सफिशिएंट टाइम यहाँ पर दे चुका हूँ, बट यहाँ मैं ये कहूँ कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन, एक तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, द क्वेश्चन ऑफ लॉ इटसेल्फ। हियर इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, SQOL, it meaning thereby law itself doubtful, confusion, having confusion। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में इन डिटेल। As the interpretation of the constitution, this is the another mandate, and another mandate is the certificate। तो सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। इररिलेवेंट की सिविल, क्रिमिनल एंड अदर प्रोसीडिंग से हो तो यहाँ बाइंडिंग नहीं है, यहाँ ब्रॉडनेस है। और ये एनी मींस ये भी ब्रॉडनेस है, बट स्पेसिफिक, जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर, तीन वर्ड स्पेसिफाइड, इसी तीनों में से कोई एक होना चाहिए, चौथा अलाउड नहीं है। हाई कोर्ट मींस हाई कोर्ट, अपील मींस अपील, एंड शैल लाई टू हूम? टू द सुप्रीम। तब यहाँ ये नैरो रास्ता बनता है। सो इतने हर्डल्स को चेक करने के बाद आपके लिए रास्ता बनता है सुप्रीम कोर्ट।
Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Did you understand the gravity कि कहाँ कहाँ हमको alert रहना चाहिए, कैसे condition हम expect करें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now, I would like to go to that particular article 133. An appeal shall lie. अब मैं उतना नहीं रुकूंगा, आप लोग खुद समझ लीजिएगा. मैं अब स्पीड से जा रहा हूँ. An appeal shall lie. अब ये तो क्लियर हो गया ना कि 132 अलग है, 133 अलग है, 134 अलग है. 132 का स्पेसिफिक पर्पस है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 133 का स्पेसिफिक पर्पस है सिविल. 134 का स्पेसिफिक पर्पस है क्रिमिनल. राइट? देन व्हाट इज द डिफरेंस? एंड अपील शैल, सिर्फ आई विल कैप्चर ऑन द डिफरेंस. एंड अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर. बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, बट एडिशन है इन अ सिविल प्रोसीडिंग्स. वहां क्या था? सिविल कॉमा क्रिमिनल एंड अदर प्रोसीडिंग्स. दिस इज ओनली स्पेसिफाइड फॉर द सिविल प्रोसीडिंग्स. बाकी दोनों प्रोसीडिंग्स के लिए ये सेक्शन हम ये पर्टिकुलर आर्टिकल इन्वोक नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे. दिस इज नॉट अलाउड. ऑफ अ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई अंडर दिस आर्टिकल दैट, क्या 3 कंडीशन यहां दिए हुए हैं. एक कंडीशन को मैं रीड आउट करना चाहती हूं. दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ, यहां से बदल गया था, जनरल इम्पोर्टेंस. देयर इज नॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द सब्सटेंशियल जनरल इंपॉर्टेंस मीन्स व्हाट? आप जरा देखिए सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी. इसमें यदि कुछ डाउट आ जाए, डज इट नॉट द जनरल इंपॉर्टेंस? क्योंकि उसमें करेक्शन लॉट ऑफ प्रोसेस को इंपैक्ट डालता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी एक्ट आ जाते हैं सिविल के, वो सारे इस जनरल इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे. Isn't it? Yes, sir. Have you find out the distinction? सीआरपीसी का प्रोविजन हो, सॉरी सीपीसी का प्रोविजन हो, मैट्रिमोनियल प्रोविजन हो, ये सारे यहां पर आएंगे जनरल इंपॉर्टेंस में. किसी भी प्रोविजन पे डाउट क्रिएट हो सकता है. आगे मैं थोड़ा सा और रीड आउट कर दूं. That in the opinion of High Court, the said question need to be decided by the Supreme Court, notwithstanding anything Article 132. Any part appealing to the Supreme Court under Clause 1 may urge as one of the ground in such appeal that substantial question of law as to the interpretation of the Constitution has been wrongly decided. Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provide, lies to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one judge of High Court. देखिए, notwithstanding anything in this article, no appeal shall lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one judge of the High Court. सिंगल बेंच के द्वारा पास किया गया कोई भी जजमेंट ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर यहां एप्लीकेबल नहीं है, इस सेक्शन में इन्वोक नहीं होगा. तो एक और बाइंडिंग लग गई कि डिवीजन बेंच मिनिमम होना चाहिए. डिवीजन बेंच ही होना चाहिए ऑफ 2 जजेस और 3 जजेस और मोर. सिंगल जज वाला नहीं, वो यहां नहीं है. Then where it goes? It certainly goes to SLP.
थोड़ा सा और मैं आगे करूं तो एक चीज और मैं इसी सेक्शन में दूं, तो अब जरा ये ध्यान देखिए कि ये वर्ड है एंड, मीनिंग देयर भाई कि ये भी चाहिए और इसके अलावा ये भी चाहिए, तो ऑल द कंडीशंस आर मैंडेटरी। एंड जैसे भी हो, दिस इज द वन की बात करें यहां से यहां तक है, तो सिर्फ ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ये भी चाहिए। यदि आप आंसर लिखते समय ऊपर वाला पार्ट ये लिखते हैं और इसको छोड़ दें, तो एक कंडीशन तो आपने छोड़ दिया ना। डू वी डिजर्व द फुल मार्क्स? No, sir. और यदि आपने लिख दिया तो उसको डज इट डिजर्व अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन? एग्जामिनर कहां नंबर काटेंगे? हम इन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया फिर भी दे आर बाउंड टू, एवरीथिंग इज देयर एंड कंप्लीटली। और यदि मैं थोड़ा सा और मैं एक्सीड करना चाह रहा हूं, यदि मैं इसकी बात करूं 134 की बात करूं, देन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस। क्या बदल गया यहां? डिक्री वर्ड हट करके सेंटेंस आ गया, isn't it? And the word any is intact, not entered. सिविल प्रोसीडिंग्स के बजाय यहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आ गया इन इंडिया इफ हाई कोर्ट्स। लेकिन एक और मेजर चेंजेस है, यहां पे 3 कंडीशन इंसर्ट किया गया ए बी सी, और उस कंडीशन के साथ यहां वर्ड यूज किया गया और। हैव यू नोटिस दैट? क्या मतलब है इसका? 133 के अंदर मैंडेट था कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, यहां मैंडेट है कि आइदर एनी वन कंडीशन में। सो 133 is tight. However, 134 is loose, little bit broad. स्कोप की बात करें, दोनों के नेचर की बात करें तो नेचर कॉमन है, अपील है। और स्कोप की बात करें तो उसका स्कोप नैरो हो जाता है, क्योंकि एक कंडीशन के साथ दूसरा कंडीशन भी मैच जब करेंगे तो समथिंग और फिल्टर हो जाए। और इस कंडीशन में जब और की बात करें तो एक कंडीशन है, उसके अलावा एक दूसरा कंडीशन भी इंसर्ट हो जाता है, isn't it? मैं 3 मिनट एक्स्ट्रा प्रोसीड कर रहा हूं, इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एपलेट प्रोविजन, बट ये लिमिटेड है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट और यदि आप लोग अलाउ करें तो मैं करूं प्लीज। Sure, sir. Yes, sir, please. मैं दिखाना ये चाह रहा था, इफ आई विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आइदर 32 में मैं जाऊं तो 32 में कोर्ट को क्या पावर मिला, जरा देखिए। 32 को मैं रीड आउट करना चाहता हूं शॉर्टली, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको भी। द राइट 32 1 2 3 एंड 4 है क्लाउजेस के, मैं सिर्फ क्लाउज 1 एंड क्लाउज 2 को एक्सप्लेन करूंगा। I will not go much beyond that. Clause 1 says the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. कहते हैं ना 32 is the fundamental right, और राइट ये गारंटी, क्या गारंटी? रेमेडी नहीं, गारंटी है द राइट टू मूव। Where? The Supreme. ये मूव पिटिशन ऑफ 32 में डालेंगे, वो आपकी गारंटी, वो कोर्ट डिक्लाइन नहीं करेगा, वो आपको सुनेगा। डिस्पोज ऑफ कैसे करेगा वो अलग बात है। By appropriate proceedings. What is this appropriate proceedings? This appropriate proceedings
is nowhere laid down. And that is laid down in Supreme Court Rules Order 38 only for this purpose. So that's why this is also the extraordinary for enforcement of the rights. इसलिए objective crystal clear क्या है? Enforcement of the rights conferred by this part. This part यानी part 3 of the Constitution is guaranteed. Is guaranteed. यदि कोर्ट आपको लेने से मना करती है 32, उसके लिए भी आप लेकर के आ सकते हैं, कोर्ट नहीं ले रही. So clause 1 of article 32 is speaking about the guaranteed rights of the citizen to move the Supreme Court by appropriate proceedings and objective. For what purpose? For the enforcement of the rights conferred by this part. इसके अलावा आप नहीं जाइए. Not allowed. Article 300A जो पहले पार्ट 3 का हिस्सा था, राइट टू प्रॉपर्टी, shifted to 300A. Can we take the remedy through 32? No, because this is not fulfilling this condition for right conferred by this part. इसमें नहीं आता है ना. And the another part is power to the Supreme Court enhanced. And what power is this? In clause 2, the Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs. अभी मैंने डिस्कस किया द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड और एंड में कंडीशन है ना, इसमें से भी निकालो, इसमें से भी और कम करो, नैरो होता चला जाता है और एक्सपेंड करता है. क्या इशू करने का सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला? डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट, including there may be, माने what kind of order, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, रिट भी बहुत तरीके की, इंक्लूडिंग द मेन रिट जो है ना उसमें इंक्लूड करता है, और वो है रिट इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट and certiorari. इसको इंक्लूड करता है. These are the including. This is not the final. Whichever may be appropriate. अब किस कंडीशन के लिए, कितना वेग पार्ट है और कितना ब्रॉड पावर है कि whichever may be appropriate. For the enforcement of any of the rights conferred by this part. किस पर्पस के लिए? Enforcement के लिए. So ये जो पहली बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था, this is 32 clause 2 is not for me. This is as a citizen. This is for the Supreme Court. This power is awarded to the Supreme Court, and this power is literally a supreme power. And this power having the nature of unlimited, the only objective is confined for the enforcement. So for this purpose, they can struck down even the constitutional amendment, even any statutes. Can you realize the meaning of and power exercised by this part?
एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो उसमें ये पावर को इन्वोक किया जा सकता है फ्रॉम एनी अथॉरिटी टू एनीवन. Objective is for the purpose of enforcement of fundamental. So this makes this court the supreme. These are the plenary power. Plenary power means even the parliament cannot touch it. मैं अभी यहीं पर रुकता हूं और इस तरीके के डिस्कशन चलेंगे. So this is the extraordinary. क्यों extraordinary है ये? क्यों extended power? क्योंकि ये एक specific purpose भी इसका बहुत ही मतलब क्लियर नहीं है बट ब्रॉड है. बहुत सारे कंडीशन को इंक्लूड करता है. एंड आई वाज लिटरली थॉट अबाउट कि वी विल डिस्कस सो मेनी थिंग. इवन दो मैंने ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया, इस डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था एंड डिस्कस करना चाह रहा था जो हम लोग बाद में करेंगे. ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के दिस डॉक्यूमेंट इज एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड बाय माय ओन. कुछ गलतियां होगी तो प्लीज आप मेरे नॉलेज में लाइए और मैं उसको रिव्यू करूं. आप कर लें वो भी ठीक है. बट जुरिडिक्शनल एनालिसिस का पार्ट हमने लिखा था जिसमें कोर्ट फीस वगैरह भी एक अटेम्प्ट लिया था इंसर्ट करने का. इवन सारे जुरिडिक्शंस को इंसर्ट करने की एक कोशिश थी. मैं उसमें जाने के बजाय इस पर्टिकुलर पेज पे आना चाह रहा था व्हिच इज द पेज नंबर 5 where I expressively original discussion को नहीं पूरा और मैं आगे जाऊं पेज 5. I'm sorry. ये सारे सेक्शंस जितने भी अपील के हैं मैंने रिप्रोड्यूस किए थे. जो एक जगह कहीं नहीं मिला था मैंने खुद किया था इवन लिमिटेशन को हाईलाइट करते हुए. यस, कम टू दिस पेज नंबर 12. यहां पर हमने आप जरा देखिए यही आर्टिकल 32 के यही दो पर्टिकुलर पार्ट है जो मैंने अभी रीड आउट किया. द राइट को मैंने बोल्ड कर दिया. To move the Supreme Court, one part. दूसरा part of this article, by appropriate proceedings. तीसरा part, for the enforcement of rights conferred by part 3, and fourth part is guaranteed. है ना? There are 4 different ingredients available in this particular article. One, which is for the citizen, which is the guaranteed. So, what is this? A right to move the Supreme Court. मैंने इसको बोल्ड किया. by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. और दूसरे पार्ट को देखें, the Supreme Court who the Supreme Court shall have power to, the word is shall have power to issue direction or orders or writ, including writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for what? For the enforcement of any of the right conferred by this part. This is on page 12. ये पेज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है. And accordingly I break up how many ingredients are available. If you are reproducing the article 32 clause 2, तो ये सारे चीज छूटने नहीं चाहिए. और स्पेशली क्लाउज 1 and 2 तो आपको कंप्लीट मेमोराइज करना चाहिए सो दैट जब चाहे तब इसके पर्टिकुलर पार्ट को आप यूज कर सकते. Isn't it? Now at the same time I just compared with the 226 क्योंकि 226 को जब आप देखेंगे तो वहां पर ये every high court shall have power throughout the territory in relation to which its exercise is jurisdiction to issue to any person or authority, including in appropriate cases any government. तो 226 any person के लिए है, प्राइवेट के लिए भी, सबके लिए. Within those territory, directions, orders or writ, including writ of the nature of habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, or any of them for the enforcement of any of the rights conferred by part 3 and
दिस इज एडिशन पार्ट, समथिंग और एक्सपेंड कर दिया है फॉर एनी अदर पर्पस। सो एनी अदर पर्पस में क्या हो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो पार्ट 3 वहीं पर हम लिमिटेड है 32 के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अदर हिस्से की बात करें तो 32 नहीं 226 में कवर होगा। और उसके अलावा अदर राइट की बात करें, वो राइट स्टैट्यूट से आता हो तो उसके लिए भी 226 होगा, बट नॉट 32। और यदि मान लीजिए कुछ राइट एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट किए गए हैं तो वो भी उसमें कवर होगा। कुछ कल्चर एंड कस्टमरी से आ रहा है जैसे ट्रिपल तलाक, वो भी 226 में जाएगा। सो द स्कोप ऑफ 32 एंड 226 की बात करें तो किसका स्कोप ब्रॉडर है? ऑब्वियसली 226। नेचर की बात करें तो नेचर किस 32 का क्या है? इट्स अ guaranteed itself a fundamental right, but 226 it's optional, discretion of the court, discretionary nature है, this is the mandatory nature। इस डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वी आर ऑलरेडी एट 17। आई एम सॉरी, डिस्कशन ही नहीं हो पाया आज का, प्रेजेंटेशन को हम पहले हटा। स्टॉप।